चलो, तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा था कि सर जो बच्चे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, मतलब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कैसे करना चाहिए, कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चंस भेजे, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, आपके भी ये डाउट्स है कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, चलो अभी ध्यान देना बच्चों। आपको पता है आईपीआर में सबसे इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक है जो आपको पहले फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो 3 टॉपिक है, तो उसमें पहला टॉपिक है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ट्रेडमार्क। यह आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना चाहिए, दैट इज़ कॉपी राइट्स जो होता है वो होता है। एंड तीसरा आपको पता होगा दैट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये 3 टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं जाने चाहिए। ठीक है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अभी देखो बच्चों, ये जो 3 टॉपिक है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अब इसमें पढ़ना कैसे है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है एंड क्या टेक्निक होनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कॉमन पॉइंट्स याद रखना। तो जब भी आप आईपीआर की प्रिपरेशन करते हो बच्चों, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए इसके अंदर, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट कॉमन पॉइंट है कि आप जब आईपीआर पढ़ोगे, यानी 3 चैप्टर पढ़ोगे, तो ये कॉमन 5 मार्क का क्वेश्चन हर जगह पे दिखेगा आपको। तो ये 5 मार्क के क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, एक मिनट मैं आपको सबको लिंक भेजता हूँ इसकी। चलो, अभी एक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिक इंडिकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉमन पॉइंट आपके सामने होता है जो आपको, मतलब आप लिखे तो भी चलता है और ये एग्ज़ाम में आना ही चाहिए आपके आंसर्स में, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, इसके बिना आंसर्स आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो बात करते हैं कॉमन पॉइंट्स की। एक ही कॉमन पॉइंट्स के बारे में अपन शुरुआत करते हैं। क्या क्या आपके कॉमन पॉइंट्स, जब फर्स्ट आईपीआर में एक कॉमन चीज़ याद रखना हमेशा बच्चों, आपको सबसे पहले फर्स्ट क्या देखना है, इनोवेशन। अब इनोवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी चीज़ अगर नहीं है, वो दुनिया में पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है, उस जिसमें इन्वेंटिव स्टेप है, तो वो आपका इनोवेशन कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, इनोवेशन का मतलब क्या होता, क्या आपने जो भी इनोवेशन किया, रिसर्च किया है, उसमें आपकी कोई तो इन्वेंटिव स्टेप होनी चाहिए। अब इन्वेंटिव स्टेप मतलब कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ तो न्यू होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आईपीआई के बारे में आप पढ़ोगे, तो उसमें सेकेंड पॉइंट ये हमेशा याद रखना कि जो भी आप इनोवेशन करोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा अननोन होना चाहिए। अननोन मतलब ये पब्लिकली नोन नहीं होना चाहिए, ये अननोन होना चाहिए। तीसरा बच्चों याद रखना हमेशा कि जब भी आप आईपीआर में ये पढ़ोगे, ट्रेडमार्क हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो, तो मेक श्योर दैट कि आप जब भी इसका इन्वेशन करते हो, तो आपके पास इसका क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या बच्चों, कि आपके पास कोई तो ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि आपने इसका इनोवेशन किया है। तो ये कॉमन बेसिक पॉइंट है। उसके बाद फोर्थ, अगर आपका इनोवेशन अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि पब्लिक के अगेंस्ट है, या पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट आपका कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो वो जनरली आपके नाम पर रजिस्टर नहीं होगा। क्योंकि याद रखना हमेशा कि पब्लिक के अगेंस्ट कोई भी चीज़ को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब पब्लिक के अगेंस्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो किसी के मॉरल के अगेंस्ट हो सकता है, कोई रिलीजियस धर्म के अगेंस्ट हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम ना एक किसी ने ऐसा ट्रेडमार्क लिया था अकाउंट का, जिसमें ऐसा कुछ तो था, तो उसमें ना भगवान, मतलब उसमें एक खच्चर में एक भगवान होते जो ऐसे होते हैं, तो वो भगवान के अगेंस्ट ये सब कुछ भी आपको मिलेगा नहीं इनोवेशन, मतलब आईपीआई के अंडर। तो ये आपको चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी भगवान के या किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट अगर बात करते हो कि फिफ्थ पॉइंट की, जो फिफ्थ पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि अगर आपके पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, अननोन है, इनोवेटिव स्टेप्स आपने लिया है,
तो फिफ्थ पॉइंट याद रखना, जब भी आपके पास ये पॉइंट्स होंगे तब जाके आप आईपीआई के अंडर इसको क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हो। सर क्या रजिस्टर करना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, बट दिक्कत क्या होती है बच्चों, हमेशा रखना दो चीज़ें हमेशा रखना। अगर आईपीआई के अंडर आप आपकी चीज़ को रजिस्टर नहीं करते हो, चाहे वो पेटेंट हो, डिज़ाइन हो, कॉपीराइट हो, तो जियोग्राफिक इंडिकेशन हो, तो रजिस्टर नहीं करते हो, इससे क्या होता है बच्चों, दो चीज़ें हो सकते हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन, एक होता है विदाउट रजिस्ट्रेशन। जस्ट वन सेकेंड। तो अभी एक एक ऐसा हो सकता है सिचुएशन जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा आईपीआई के अंडर, एक होगा विदाउट रजिस्ट्रेशन। ऐसी दो चीज़ें हो सकती है। अभी रजिस्ट्रेशन की बात करें या विदाउट रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो जनरली अगर कोई इंसान विदाउट उसके पर्पज़ या विदाउट उसके कंडीशंस के या कंसेंट से अगर यूज करता है तो उसे आप जनरली इन्फ्रिंगमेंट कहते हो। इन्फ्रिंगमेंट का मतलब होता है विदाउट कंसेंट किसी का पेटेंट, ट्रेडमार्क यूज करना, तो उसे क्या माना जाता है, इन्फ्रिंगमेंट माना जाता है। अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन आप किसी का यूज़ करते हो तो उसे पासिंग ऑफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पासिंग ऑफ कहा जाता है। अब इसमें दो सिचुएशन होती हो, एक तो अगर किसी ने इन्फ्रिंगमेंट किया, एक तो पासिंग ऑफ किया। तो इन्फ्रिंगमेंट किया तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, दैट इज स्यू कर सकते हो उसको। बट अगर किसी ने पासिंग ऑफ किया, पासिंग ऑफ का मतलब विदाउट योर कंसेंट किसी ने किया, तो उसे क्या माना जाएगा बच्चों, तो उस केस में सिर्फ आप उससे डैमेजेस मांग सकते हो, केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पासिंग ऑफ एंड इन्फ्रिंगमेंट वाला। तो इन्फ्रिंगमेंट याद रखना, जब भी इन्फ्रिंगमेंट होगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, स्यू कर सकते हैं। पासिंग ऑफ का में क्या हो सकता है, सिर्फ आप उससे डैमेजेस हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक आपने ऐसा पढ़ेगा तो ठीक है, तो आपने ये बेसिक पढ़ा तो ये आपकी बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एवरीथिंग इज़ फाइन। चल, अभी और एक कंसेप्ट है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि सर आंसर्स कैसे लिखना है। अब देखो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि इन्फ्रिंगमेंट क्या या कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है। अब कंपल्सरी लाइसेंस क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सर ये कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था कॉपीराइट के चैप्टर में। ठीक है, कौन से चैप्टर में, कॉपीराइट के चैप्टर में आया था। अभी आपका एग्जामिनर ना हमेशा मैक्स टू मैक्स 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, ये कन्फर्म है 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके लिए क्या लिखने का, कंपल्सरी लाइसेंस कॉपीराइट के अंडर क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना हमेशा जब भी आप आंसर स्टार्ट करोगे तो केस हुआ अगर पूछा है तो केस हुआ भी बताऊंगा कैसे लिखना है। तो पहले इंट्रोडक्शन बताना है कि कॉपीराइट होता क्या है बच्चों। तो याद रखना यहाँ पे आप बता सकते हो कि कॉपीराइट मतलब क्या होता है। अगर आपके पास इन केस ये है नोट्स है या कुछ भी है जहाँ से आप पढ़ते हो, तो वो आप ऐसे ही नॉर्मल लिख सकते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज मुड़ई की लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है और मुड़ई की लैंग्वेज को रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सबसे आगे फर्स्ट, सबसे आगे इसमें इंट्रोडक्शन में लिखने का। अभी देखो इसमें बच्चों क्या है कि जब भी आप लोग बहुत सारे बच्चे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछे कि सर शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे आपको दिमाग चलता है वैसे भी चल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे आगे फर्स्ट, जस्ट वन सेकेंड ना, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप भी ज्वाइन हो जाए।
तो देखो सबसे आगे 4 पॉइंट्स आप कहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कॉपीराइट क्या होता है, तो सबसे आगे फर्स्ट कॉपीराइट का आपने ABCD लिख सकते हो या 1 2 3 4 में भी लिख सकते हो आप। तो देखो इसमें सबसे पहले 4 पॉइंट लिखना है आपको। सबसे पहले फर्स्ट कॉपीराइट क्या होता है, तो देखो आपने 4 लिख सकते हो, 5 3 सकते हो, बट इंट्रोडक्शन में जितना शॉर्ट करो उतना अच्छा 2 3 पॉइंट में भी चलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट, तो कॉपीराइट इज़ द राइट इज़ गिवन बाय द ऑथर। तो जनरली कॉपीराइट के अंडर जिसके पास ओरिजिनल वर्क होता है तो उसको, तो वो उसमें नहीं इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे आगे फर्स्ट बात करते हैं, क्या मैंने आपको बोला कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। तो सबसे आगे फर्स्ट, कॉपीराइट इज़ द राइट गिवन बाय द ऑथर टू द पर्सन फॉर कॉपी इट्स वर्क by paying a royalty on that। तो इंट्रोडक्शन में जैसे आपने बता दिया, फिर आपका आएगा जैसे आपने बता दिया इंट्रोड। अभी इसमें बता दो, थोड़ा सा डिटेल में बता दो कि भाई साहब इसमें ओनर ऑथर कौन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ कि जैसे आपका म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक में कौन आता है आपका, म्यूज़िक में आता है कंपोज़र। ठीक है, म्यूज़िक में आता है कंपोज़र। आज जैसे मूवी है, मूवी में कौन आता है आपको पता है, डायरेक्टर होता है या उसे प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। ठीक है, चलो तो ये होगा आपका एग्जाम्पल। उसके बाद आएगा नेक्स्ट फैक्ट्स। अब फैक्ट्स में लिखोगे कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है। अब देखो ध्यान रखना, जैसे हो गए फर्स्ट पॉइंट, अभी जिस क्या तो दो सिचुएशन में हो सकता है कंपल्सरी लाइसेंस दिया जा सकता है। तो देयर इज़ अ 2 सिचुएशन जहाँ पे आपको कंपल्सरी लाइसेंस दिया जा सकता है। एक, अब जिसके पास ये कॉपीराइट था, मतलब जो इंसान था ऑथर था बेसिकली, तो वो ऑथर कॉपीराइट उसका क्या हो सकता है, एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर मतलब उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। या दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिसको कॉपीराइट था उसके पास, तो वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है। परमिशन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आप जो काम करना चाहते हो, पब्लिक के लिए काम करना चाहते हो, तो वो नहीं होगा। तो 2 सिचुएशन है जहाँ पे ये होता है। एक तो कॉपीराइट जब एक्सपायर होता है, या आपका परमिशन है जो पब्लिक के लिए नहीं देता है। तो इस केस में आप कहाँ पे अप्लाई करते हो, आप अप्लाई करते हो ये किसके पास, कंट्रोल के पास। किसके पास जाना पड़ता है, कंट्रोल के पास जाना पड़ता है। अब जैसे ही कंट्रोल के पास आप जाते हो तो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल का जैसे आप अप्लाई करते हो तो कंट्रोल देता है नोटिस। नोटिस किसको देता है, जो ऑथर है उसको नोटिस देता है। अब जैसे ऑथर को नोटिस देता है, उसको बोलता है कि भाई साहब ऐसा ऐसा ये पर्सन परमिशन मांग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो अगर वो इंसान नहीं बोलता है तो उस केस में जिसने अप्लाई किया उसको परमिशन दे देगा एंड उससे रॉयल्टी लेगा। और ये रॉयल्टी किसको मिलेगी, ये रॉयल्टी मिलेगी आपके ऑथर को। तो इसे कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंस। अब फिर आपको आना है कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि ऐसा लाइसेंस क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है जिसकी वजह से आप लाइसेंस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट तो कंक्लूजन में ये लिखना कि लाइसेंस ये दिया जाता है ताकि अपने को पब्लिक इंटरेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को मिलना चाहिए, ताकि मार्केट में कोई भी मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका बेसिक इंटेंशन होता है।
तो याद रखना, कभी कभी एग्ज़ाम ये पूछेंगे आपको कि ये कंक्लूजन जो इंसान देगा उसके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब होता है कि इसमें आपका ओवरव्यू कंक्लूडेड पार्ट क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हो इसके दौरान। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक प्रेजेंटेशन। तो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर फैक्ट्स होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी आपके घर पर कभी भी मेहमान आता है ना, तो मेहमान को आप सीधा खाना नहीं खिलाते, पहले उसको पानी पिलाते हो। तो वैसे ही क्वेश्चन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, पहले उसको बताओ कि क्वेश्चंस कैसे पूछा, उसके आंसर्स कैसे होने चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में बताओ, फिर फैक्ट्स बताओ, फिर कंक्लूजन में लिखो। तो ऐसा आंसर आपने लिखा तो बहुत बेहतरीन हो सकता है, इसमें आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलो। एंड क्या करो, हमेशा मेक श्योर दैट कि ऑलवेज मेक अ पॉइंट्स। जब भी आप पॉइंट्स बनाते जाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पॉइंट्स नहीं बनाओगे ना बच्चों, तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम से, सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि ये फैक्ट्स जो आप पॉइंट्स निकालोगे ना, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, पॉइंट्स निकालने का मतलब क्या करना है, आपका आधे से ज़्यादा काम ख़त्म करना है। मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले याद रखना। आप आईपीआई के अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो कोई भी चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ना बच्चों, वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कॉमन होती है। कॉमन मतलब क्या होती है बच्चों, कि सबसे आगे फर्स्ट आपको क्या देना पड़ता है सामने वाले पार्टी को। सॉरी, आपको जो कंट्रोल ऑफिस होता है, पेटेंट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो सकता है, तो एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो जब भी एप्लीकेशन देते हो तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं एज अ प्रूफ। अब जब डॉक्यूमेंट्स देते हो आप उसको एज अ प्रूफ, तो डॉक्यूमेंट के साथ आपको फ़ीस भी देनी पड़ती है। फ़ीस के साथ प्लस ये क्या होता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, तो इसे एडवर्टाइजमेंट हो गई, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑब्जेक्शन के लिए इन्वाइट किया जाता है कि किसी को भी ऑब्जेक्शन है, कोई कहता है कि हमारा पेटेंट है, हमारा ट्रेडमार्क, ऐसा किसी को लगता है कि उसका ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। तो ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद फिर क्या होता है बच्चों कि उसके बाद उसको ग्रांट किया जाता है। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसकी हियरिंग होती है, हियरिंग में काउंटर क्लेम्स होते हैं। तो जैसी हियरिंग हो जाएगी उसका डिसीजन पास करके आपके नाम पे वो रजिस्टर किया जाता है। तो रजिस्टर करने के बाद भी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होती है, जिसपे बहुत सारे लोगों को एक चांस दिया जाता है किसी को ऑब्जेक्शन करना है। तो ऐसा ऐसा ये रजिस्टर हो चुका है, किसी के पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लोगों के रिलीजियस के अगेंस्ट, तो ये दिखाया जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस आईपीआई में आपको देखने को ही मिलेगी। तो ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है जो पूरे आईपीआई में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो दैट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, यू कैन फॉलो दैट प्रोसेस। अगर आपको ऐसा लिखना है कॉमन पॉइंट्स तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बड़े आगे अपन आप लोग। चलो, चलो ये लिख लिया आप लोगों ने। एक बार क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो आप लोग।
चलो, ये लिख लो, जैसे ही होता है आंसर राइटिंग हो जाता है, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन थे बच्चों के, जो बच्चे ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स पूछना है, जो आपको लगता है कि आपके डाउट्स है या आपके प्रॉब्लम्स है जो डिस्कस होना चाहिए, आपको ऐसे जो भी डाउट्स लगता है तो अपन वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप जितना नोट्स बनाओगे खुद के, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि खुद के नोट्स ही आपके काम आएंगे, बाकी कुछ नहीं है। और ऐसी सिंपल लैंग्वेज, जितना सिंपल लैंग्वेज में आप लिखोगे उतना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अदरवाइज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि रिवाइज मॉड्यूल इन क्योंकि मॉड्यूल रिवाइज करना एक इसमें बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों, बहुत मतलब मैंने आज तक कभी सी एस एग्जीक्यूटिव फाइनल में कभी मॉड्यूल नहीं पढ़ाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मॉड्यूल पे ज़्यादा भरोसे मत रहिए, आप नोट्स पे रहना, क्योंकि नोट सबसे इम्पोर्टेंट है और नोट्स ही आपका काम चला सकता है। सबसे बड़ा एडवर्टाइज क्या था नोट्स का बच्चों की, जैसे आप देखोगे कि बूढ़ी में ना 300 500 600 पेजेस का होता है, तो वो रिवाइज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने लिए बेस्ट क्या है कि नोट्स उठाओ, उसको रिवाइज़ करो, उसको पढ़ो, बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जहाँ पे आपको बहुत काम आएगा नोट्स। जस्ट वन सेकेंड ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो और दूसरा चीज़ है बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर पेपर 100% अटेम्प्ट करना चाहिए, या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने 80 मार्क्स का बहुत ज़्यादा लिखा है। मतलब क्या क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ कि सी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की होगे तो मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की होगी तो मार्क्स लिमिट में, क्योंकि एक क्वेश्चन को एग्जामिनर मैक्स टू मैक्स 4 4.5 मार्क्स देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो भाई साहब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 20 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड 5 छोड़ दिए, तो यू विल गेट अराउंड ओनली, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैक्स टू मैक्स 3 मार्क दे दिए, तो आपको कितना आ जाएगा, 45 टू 50 के बीच पे आपकी रेंज आ जाएगी। इसका मतलब आप तो एग्रीगेट पास तो हो जाओगे, बट आपका टोटल जो होगा ना पूरे सब्जेक्ट के मिला के वो नहीं हो पाएगा। तो आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पास होगे, बट एग्रीगेट टोटल में आपका रह जाएगा। तो इससे अच्छा अगर कोई बंदा जो 20 क्वेश्चन सॉल्व करता है, भले उसको 3 मार्क्स दिए जाए तो वो 60 मार्क्स लेके आएगा, तो कितना ईजी हो जाएगा उसको। तो ये याद रखना, इट्स वेरी ईजी। समझा आपको। तो हमेशा आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप जितना अच्छा फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आपको जो भी ऐसे डाउट सकते हैं कि सर मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, जो भी आपके क्वेश्चन है कि ये मुझे डिस्कस करना चाहिए या आपको नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हैं मुझे, जो भी डाउट्स आपको लगते हैं। तो अपने ऐसी आंसर राइटिंग के पहला वीडियो था,
इसके बाद ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेंगे और ऐसे वीडियोस बना के आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपन और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछते रहिए, तो उसके बेसिस पे हम वीडियो बनाते जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, रिवीजन इज़ अ सक्सेस मंत्र। जो मैक्सिमम रिवीजन करेगा उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेक श्योर दैट कि मैक्सिमम मार्क्स करना यही अपना इंटेंशन है बच्चों। एंड बहुत सारे बच्चे ना होप्स छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, होप्स छोड़ देते हैं कि सर यार पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। बहुत सारे बच्चे टेंशन में चले जाते हैं। तो अब मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि टेंशन मत लो। देखो, अगर आपके नसीब में लिखा है आपको मिलेगा तो आपको मिलेगा। हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए, आपकी मेहनत पे विश्वास कीजिए, एक दिन आपका पक्का आएगा। और जीवन में वो दिन आते हैं। और आप अगर सोचोगे ना कि यार नहीं होगा नहीं होगा, तो आपसे क्या किसी से भी नहीं होगा। इट्स डिपेंड ऑन यू ओनली। तो आप कैसे करना है, क्यों करना है, ये आप अच्छे से सोचिए और मेहनत कीजिए। बस जीवन में सब कुछ पॉसिबल है, ऐसी कोई चीज़ इम्पॉसिबल है जो नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछते जाइए, ठीक है। मैं आपको जस्ट 1-2 मिनट में आता हूँ, तब तक आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैं 2 मिनट में जस्ट आता हूँ वापस।
Give me some time. चलो, तो आज यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो आपको नेक्स्ट सेशन में बहुत मज़ा आएगा। तो जब भी अपना नेक्स्ट सेशन होगा विल अपडेट यू एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Recording in progress. Good evening to all of you. Am I audible to all of you? If yes, mention yes in the chat box, so at least I can get the idea I'm audible or not. Yes. Okay. So I think maximum people already done the GK classes before that or something. I think most of the people I know. I think Kushal, I already know the Kushal.
आई थिंक आई नो किशोरी ऋतुजा. हेलो. हेलो. यस आयन. हाँ हाँ हाँ. अच्छा ओके सर, डालता हूँ. ओके सुनना. चलो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ. आई थिंक तो आप, ऐसा कोई है अभी जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है सेशन? एनी वन फ्रॉम यू दे आर अटेंडिंग द फर्स्ट टाइम द लेक्चर? ऐसा कोई है आप में से कोई? अच्छा. आप में से कोई है जिस जो फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहा है? ऐसा कोई है आप में से जो फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहा है? सब ने ऑलरेडी. अच्छा ओके. विदुषी इज़ ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. फर्स्ट टाइम अटेंडिंग द जियोग्राफी. ओके. ओके. ओके नो इशू. तो जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो करता हूँ एंड बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या है मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन. तो ये बताएंगे, फिर देन वी स्टार्ट. ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 minutes, देन वी स्टार्ट बिकॉज इफ़ अदर पीपल विल ज्वाइन देन इट्स गुड फॉर अस. सो वी विल वेट जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स. इंतज़ार करते हैं अपन उनका. तब तक आपके कोई क्वेश्चन से कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है आपके दिमाग में, तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट इफ़ यू हैव रिगार्डिंग द प्रिपरेशन और एनीथिंग एल्स, सो आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंग टू दैट. किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? बाद में पूछना मत मुझे किससे मुझे डाउट था, मैंने पूछा नहीं. चलो आई थिंक सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं. सी जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा आपको इंट्रोडक्शन है. ये बेसिक मेरा क्वालिफिकेशन है. आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी टू द करियर लॉन्चर सिंस 3 years. सो हम और करियर लॉन्चर मिल के बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं. एंड बच्चों को जो भी दिक्कत आती है, वी ऑलवेज मेक श्योर दैट कि उनका जो भी डाउट्स है एंड जो भी प्रॉब्लम्स है, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस. सो ये मत समझना कि वी आर देयर फॉर ओनली क्लासेस, but in case if you want any guidance, any help from us, we are always there for you. ठीक है, बिकॉज हम आज जो भी है आपकी वजह से, वी आर हियर बिकॉज ऑफ यू ओनली. सो दैट इज़ माई, आई एम अक्षय भेगड़े. आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. आई हैव डन माई MBA फाइनेंस, BBA फाइनेंस, LLB, LM, SET एंड PhD. सो आई एम डूइंग a PhD in insolvency and bankruptcy code. जो इंडिया के पैसे लेके भाग जाते हैं भिखारी लोग,
विजय मल्ल्या जैसे, उनका पैसे इंडिया में वापस लेके आना, ये मेरा काम होता है। तो ये मेरा उसमें PhD चल गया है। तो दैट इज़ ऑल माई बेसिक क्वालिफिकेशन। अभी बात करते हैं आपका जो सब्जेक्ट आपको दिया है ज्योग्राफी का। तो ये बेसिकली जो टॉपिक है आपका, जो सब्जेक्ट दिया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जितने भी लोग ऑनलाइन में, प्लीज़ आपका वीडियो ऑन कीजिए, या हमारा इंस्ट्रक्शन है ऊपर वाले क्लास से, मतलब जो हेड है उन्होंने मुझे अभी मैसेज दिया है कि सर जितने भी बच्चे आते हैं प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपना कैमरा ऑन कीजिए, बिकॉज सी वी वांट यूर 100% अटेंडेंस हियर। एंड ऐसे नहीं कि, क्योंकि लास्ट टाइम एक बार ऐसा हुआ है कि मैं सेशन ले रहा था और किसी के पापा सुन रहे थे, क्योंकि बच्चा बाहर गया था कहीं, तो उसने अपने पापा के पास फ़ोन दिया था, तो पापा सुन रहे थे, तो मैंने फिर उनको वीडियो ऑन करने के लिए बोला तो पापा दिख गए। तो अब क्या बोलूँ मैं पापा को। तो एक बार ऐसा हुआ, तो एक बार तो हद ही कर दी। तो एक बच्चा अपने डॉग के पास कुत्ता छोड़ के गया, सॉरी अपना फ़ोन डॉग के पास छोड़ के गया, और उसमें अनम्यूट करना भूल गया था। तो इतना आवाज़ आ रहा था उसका भूखने का, इतना आवाज़ आ रहा था भूखने का, तो लास्ट टाइम बहुत दिक्कत हुई मुझे। तो उससे हमने डिसाइड किया है कि आपका अटेंडेंस एंड आपका प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखता कि आपको डाउट है, आपके एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये समझ नहीं आता है। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो ऑन कीजिए। माइक नहीं ऑन किया तो भी चलता है, बट एटलीस्ट आपका वीडियो ऑन रहने से वी विल गेट द आइडिया कि आप कितने सीरियस कैंडिडेट हो। आप खा सकते हो, पी सकते हो उसके दौरान, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस कि सर वीडियो ऑन करने के बाद मैं ये चिप्स खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ। आपको जो करना वो आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट सेशन के दौरान आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो, मैं अगर वीडियो ऑफ करके सिर्फ आपको बातें दूंगा तो वो आसाराम बापू या रामदेव बाबा की तरह दिख जाएगा कि सिर्फ भाषण चाहोगे, प्रवचन चाहोगे, ऐसे ही दिख जाएगा। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल टू ऑन देयर कैमराज, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। चलो ओके, बाकी लोग आई विल गिव 2 minutes ओनली, आफ्टर दैट आई विल रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। सर मैं सिद्धार्थ हूँ, मेरा कैम काम नहीं करता तो मैं क्या करूँ? सॉरी, आई एम सिद्धार्थ स्पीकिंग, आई डोंट, मेरा कैम काम नहीं करता है, ओके ओके सिद्धार्थ, मैं क्या ओके, करूँ? सो आई कैन I'll be अंडरस्टैंड। here, I'll be here though. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका मैनेज कर लेता हूँ। सिद्धार्थ जेन्युइन कंसर्न है, नो इशू। चलो, सबके मैक्सिमम हो चुके हैं। अभी देखो, मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि आपको जो टॉपिक दिया गया है ज्योग्राफी, अभी मैं जितना मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया है, बाकी लोग प्लीज़ ऑन कीजिए, अदरवाइज़ मैं रिमूव कर दूंगा 2 मिनट के बाद। जिन लोगों ने एक्सक्यूज़ मांगा मैंने उनको दे दिया है, 2 लोग छोड़ के, बाकी अदरवाइज़ मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला है कि सीधा रिमूव कर दो मीटिंग से। यस अलविदा। चलो, तो अभी देखो, ये जो टॉपिक है मैं आपको कहूँगा ये बहुत वास्ट टॉपिक है। मतलब देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, इसमें बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ, मतलब अनलिमिटेड है। और आपका क्या है ना, जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन इतना वास्ट है, और 2024 सबसे ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि 2014 में आपको पता है इलेक्शंस भी है, 2014 में ओलंपिक्स भी है, 2014 में हर साल आपको पता है नेशनल डे होता है, उसके बाद आपका वो बहुत सारे दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में होता है। तो अभी इसको कैसे करने का सर, कैसे वी आर हियर टू हेल्प यू कि ज्योग्राफी को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप हाँ सर 2024 मुझे पता है इलेक्शन भी है, तो माई कैमरा इज़ नॉट वर्क प्रॉपर, ओके नो इशू। सो कैसे करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वर्ड फाइल में मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस बनाया है बेसिकली, सो वी कैन स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप सिलेबस बेसिस पे स्टडी करोगे तो यूपीएससी में आपको पता है एमपीएससी वाले बच्चे जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, और आपके एग्जामिनर ने आपके सिलेबस में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि सिलेबस क्या है।
दे जस्ट मेंशन दैट जोग्राफी, बट जोग्राफी का जो परसेंटेज है, जो वेटेज है, बहुत कम है, बहुत कम, मतलब रेयरेस्ट रेयर उसमें आता है पैसेज। सो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप स्टडी करोगे किसका, जोग्राफी का, हिस्ट्री का, ऑलवेज गिव लेस टाइम, बिकॉज एग्जामिनर अभी बहुत शार्प हो चुका है, उसको पता है कि करंट सिचुएशन बेसिस पे वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछने के चांसेस बन सकते हैं। जैसे आपको पता है ज्योग्राफी में क्या होता है, कभी कभी जैसे अर्थक्वेक हुआ कहीं पे, या फॉर एग्जांपल कहीं पे सुनामी आ गया, तो ये क्वेश्चन उसके बारे में पूछेगा कि ये सुनामी कहाँ पे आया था, उसके बारे में ऑपरेशंस पूछेगा कि गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन अनाउंस किया था। जैसे आपको पता था पहले लास्ट टाइम ऑपरेशन दोस्त अनाउंस किया था, ऑपरेशन अजय भी था, बहुत सारे ऑपरेशन अनाउंस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट किन्हीं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, करंट सिचुएशन क्या है, कि अभी का लेटेस्ट ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हुआ है, तो अर्थक्वेक के होने के रीजंस क्या है, कहाँ पे हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिया है, तो ये उसके पॉइंट्स आप कैसे होने चाहिए। सो अगर सिलेबस बेस्ड जाओगे तो अपना कभी कंप्लीट नहीं होगा, और इस साल में होगा ही नहीं है। तो अब मैंने क्या है किया, आपके लिए एक छोटा सा वर्ड फाइल बनाया जो आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जिसके लिए आपकी काफ़ी मतलब हेल्प हो सकती है। इतना अगर आपने किया, इट्स अराउंड 200 क्वेश्चन है मेरे पास। अगर ये 200 क्वेश्चन आप अच्छे से कर देते हो, माइट भी इसमें से 10% ओनली, ज़्यादा मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा, बट मैं जितना बताता हूँ उतना एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो मैं आपको ये 200 क्वेश्चन शेयर करूँगा। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं इसको आपके PDF में शेयर कर दूँगा अपने चैट बॉक्स में, अगर आप अच्छा पार्टिसिपेट करते हो। अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा शेयर इसमें। तो लेट्स सी आपका कंट्रीब्यूशन कैसे रहता है, पार्टिसिपेशन कैसे रहता है, एंड विल अंडरस्टैंड एंड ऑन द बेसिस दैट वी विल शेयर द PPT एज वेल। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा इसके पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं कैसे PPT बनाता हूँ, कैसे मैं इसके ऊपर काम करता हूँ जब भी ऐसा कोई टॉपिक आता है। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको PPT शेयर करता हूँ।